हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ पर साथ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और बनाते हैं अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिन्हें डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 9th। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी हम काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आखिर चैप्टर का टाइटल क्या है? तो चैप्टर का टाइटल है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें इसके अंदर क्या समझना है? हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि एटम्स क्या होते हैं, आखिर कहाँ से ये वर्ड आया है एटम्स, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, राइट। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि एटम क्या है, राइट। एटम्स वर्ड आया कहाँ से है? तो हमने बच्चे जब क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, क्या टाइटल था हमारे चैप्टर 1 का? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वहां से हमने ये समझा कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका कुछ मास होता है, उन्हें हम कहते हैं क्या? कि वो सभी चीजें हैं मैटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, टीवी, राइट। ये सभी चीजें क्या हैं? एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, स्पेस घेर रही हैं और कुछ मास भी कंटेन करती हैं, इसीलिए ये सभी चीजें हैं हमारे लिए मैटर। ओके, अब अगर ये मैटर है तो हमें ये जानना है कि ये चीजें, ये मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, ये बन किस चीज से रहा है, कैसे बनाया गया है। तो ये मैटर, जो सभी मैटर है, वो बनाए जाते हैं फ्रॉम टाइनी पार्टिकल्स, राइट। वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। अब हमने यहाँ आके समझा है कि वो टाइनी पार्टिकल्स जो हमारे मैटर को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। ओके, तो एटम बेसिकली क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which makes or constitute our matter। किसी भी मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, सबसे छोटा पॉसिबल पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एटम। ओके, जब इस तरीके के बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम बोल रहे हैं, वो सभी टाइनी पार्टिकल्स साथ में जुड़ते जाते हैं, तो वो साथ में इकट्ठे होकर बनाते हैं हमारा मैटर। ठीक है, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट मैटर फॉर्म करते हैं। कौन? ये एटम्स। ओके, ये टर्म एटम्स कहाँ से आई? ये टर्म एटम हमारे पास आई थी, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था दैट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़, उन्होंने ये बोला कि कोई भी मैटर लीजिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ, और उसे डिवाइड करते जाइए, कीप्स ऑन डिवाइडिंग द मैटर, और एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसके बाद उससे आप फर्दर तोड़ नहीं पाएंगे, राइट। तो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो पार्टिकल है, उससे महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था परमाणु, राइट। एट द सेम टाइम हमारे जो ल्यूसिपस थे, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाइए तो आप पहुंच जाएंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट के पास, और उन्होंने उस यूनिट को नाम दिया एटमस, राइट। उन्होंने उसे नाम दिया था एटमस। उस वर्ड का क्या मतलब था?
इस वर्ड का मतलब है इनडिविजिबल, जो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, तो एटम्स हमारे हर चीज को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। जब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहीं पर ही हमने ये भी देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स, राइट। हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, कितने 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। अब ये सभी एलिमेंट्स आखिर बनाए किससे गए हैं? कौन सा वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसने इन एटम्स को बनाया है, राइट। तो ये जो एलिमेंट हैं ये सभी बने होते हैं एटम्स से, राइट। एटम से ही बने हैं ये एलिमेंट्स। अब जो हमारा एटम है, ज्यादातर एलिमेंट्स के केस में ऐसा होता है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक एटम अकेले रहना पसंद नहीं करता। तो अकेले नहीं रहना, इंडिपेंडेंटली नहीं रहना, तो क्या चाहिए? किसी ना किसी का साथ चाहिए, राइट। उसे भी जिंदगी में चाहिए किसी का साथ। तो ये एटम क्या करते हैं, ये दो तरीके से आपके काम करते हैं। या तो ये एटम जो है ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर क्या बनाते हैं आयंस। या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर आयंस फॉर्म करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि किससे बनाए गए हैं, एटम से बनाए गए हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट होते हैं, मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट का मतलब बहुत ज्यादा नंबर में बनने के बाद इकट्ठे होते जाते हैं, एग्रीगेट होते जाते हैं, तब ये बनाते हैं क्या, हमारा मैटर। ओके, तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर आपके जो एटम्स हैं, 2 और मोर एटम्स, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। क्या होता है मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 या मोर, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब उन एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, उन 2 एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं एक केमिकल बॉन्ड। कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स, कोई प्यार तो होना चाहिए 2 एटम्स के बीच में, तभी तो साथ रह पाएंगे, राइट। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो कभी भी 2 एटम्स साथ साथ रह ही नहीं पाएंगे, राइट। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसके बीच में बनना चाहिए केमिकल बॉन्ड या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, वहीं आयंस कैसे बनते हैं, आयंस बनाने के लिए देखिए जो हमारा एटम है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, न्यूट्रल का मतलब ये कि उस एटम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। ओके, कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। अब उस एटम से जब आयंस बनते हैं तो क्या होता है, उस एटम से जब आयन बनते हैं तो आयंस होते हैं चार्ज स्पीशीज। ये आयंस होती हैं चार्ज स्पीशीज। अब वो चार्ज कैसा हो सकता है,
पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, है ना। ये जो चार्ज आया या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब ये चार्ज हमारे एटम के ऊपर आखिर आया कैसे? कैसे एटम जो कि न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था उसके ऊपर, वो पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया? तो ये समझते हैं कैसे। देखिए, जो हमारा एटम है इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा अगर हम समझना चाहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कैसे आ रहा है, आयन कैसे बन रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम इसके बाद वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके अंदर बहुत अच्छे से विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा उसका लॉजिक यूज हो रहा है तो हल्का सा हम यहाँ पे भी ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर उस एटम का होता कैसा है, कैसा हमारा एटम जो है वो हमें दिखता है। राइट, तो देखिए एटम कैसा होता है हमारा। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है हमारे न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल बात करें तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज, और इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, अब एक एटम में क्या होगा? हमेशा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल रहता है, बराबर होता है। ओके, तो वो पूरा एटम कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। राइट, बट जब हम उस एटम से आयंस बनाते हैं, ओके, जब इस एटम से हम बनाते हैं आयंस, तो हम क्या करते हैं? किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं, या फिर दूसरी तरफ हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से ही हम बना सकते हैं आयंस। अब ये आयंस जो बने हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कब बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन तब बनता है जब आप अपने न्यूट्रल एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हो, क्या करते हो? अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हो, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते हो, तो आपका चार्ज अब बराबर नहीं रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हमने बाहर निकाल फेंका इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव कम हो जाएगा, और एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म होता है जिससे हम कहते हैं कैटायन। ओके, दूसरी तरफ अगर इस ही न्यूट्रल एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड करा दें, क्या कर दें? इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। अब जैसे ही ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर जाएगा तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। राइट, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पर पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा?
कि ये बना देगा एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना। और उस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एनायन। ओके, क्या कहलाएगी वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज? एनायन। अब देखते हैं वही आयंस के बारे में। आयंस जो हैं वो हमारे किस तरीके से बनते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि एक एटम से, एटम में हम क्या करा सकते हैं? दो चीजें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम कराएं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म होगी, राइट। इसको पूरा लिखते हैं। जैसे ही एटम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी, क्योंकि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इसलिए बनेगी, राइट। अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। नाम याद रखना है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को एनायन कहते हैं। ओके, दूसरी तरफ अगर इसी एटम में हम करा दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज कम होगा और पॉजिटिव उतना ही रहेगा, राइट। पहले दोनों बराबर थे न्यूट्रल में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे ही आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया, ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज के कम होते ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज फॉर्म होगी, जिससे हम क्या कहते हैं? इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, कैटायन कहते हैं। अब ये तो कैटायन एनायन बन गए जब एक एटम में से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। अगर सोडियम है और वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो बनता है सोडियम का कैटायन। Na पॉजिटिव है, कैटायन। ठीक है, सेम वे में क्लोरीन, अगर क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाए, मतलब क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो इसे क्या कहेंगे हम? एनायन। ठीक है, अब ये बात रही अगर एक एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, सपोज कोई सेकंड हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर प्रेजेंट है चार्ज। एक ग्रुप ऑफ एटम्स है और उसके ऊपर है प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ एटम विच इज कैरिंग सम चार्ज ऑन इट। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को जिनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, हम बोलते हैं पॉली
एटॉमिक आयंस, क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। अब आयंस तो आपको पहले से ही पता है, ये पता है कि आयंस क्या है? चार्ज स्पीशीज है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। आयंस हम कहते हैं किसी भी चार्ज स्पीशीज को। अब पॉली एटॉमिक आयन क्या होगा? चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, राइट, क्योंकि आयन बोला है। पॉली एटॉमिक का क्या मतलब है? पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4, 5, कितने भी एटम्स हो सकते हैं, राइट। सो पॉली मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिक से तो समझ में आ गया, एटम्स। सो पॉली एटॉमिक का मतलब है कि एक से ज्यादा एटम से बना है, ओके। एक से ज्यादा एटम से वो आयन आपने बनाया है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अमोनियम आयन। क्या बोला हमने? अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन क्या होता है हमारा? NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्या है? NH4 पॉजिटिव। तो ये जो आयन बना है ये क्या है? पॉली एटॉमिक है, राइट। पॉली एटॉमिक है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके ऊपर चार्ज है, +1 चार्ज है, राइट। पॉली एटॉमिक है और इसके ऊपर प्रेजेंट है चार्ज, इसीलिए इसे कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। क्या है ये? एक पॉली एटॉमिक आयन है। अब जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव, उसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का है या फिर नाइट्रोजन का है। ये पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे ग्रुप का, मतलब पूरे NH4 के ऊपर है ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ओके। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोनेट आयन। क्या फॉर्मूला होता है कार्बोनेट आयन का? CO3 2 नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे भी देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है, राइट। CO3 मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, एक कार्बन एटम और साथ में ही 3 ऑक्सीजन के एटम्स भी प्रेजेंट हैं, राइट। तो CO3 2 नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन बना है वो एक ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो बन जाएगा पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन है ये कार्बोनेट आयन, ओके। अब यहां तक हम समझ गए कि एटम से बनाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल से बनते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। और आयन से भी बनाए जा सकते हैं कंपाउंड्स, जैसे कि अगर सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, इन दोनों को मिला के भी हम सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, राइट। अब हमें ये सीखना है कि जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, राइट, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो हम इस केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एक इजियर वे में, ताकि हमें पूरा नेम ऑफ द कंपाउंड ना लिखना पड़े। हम क्या लिखते हैं? सिर्फ केमिकल फॉर्मूला। तो वो केमिकल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हम
कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट, इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट्स के लिए, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल्स, राइट। हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिथियम को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे Li, राइट। अगर हमें सोडियम लिखना है तो हम सोडियम पूरा नाम लिखने की जगह पे इसका सिर्फ क्या लिख देंगे, सिंबल लिख देंगे। अब सोडियम का सिंबल क्या होगा, क्या इसका सिंबल SO होगा या SD होगा? नहीं, इसका सिंबल क्या होता है, Na, जो कि इसके लैटिन नेम नेट्रियम से आता है। कहां से आता है, नेट्रियम, ठीक है, वो आता है Na, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। ओके, तो हमें ये सिंबल्स अब कहाँ मदद करेंगे, कहाँ हेल्प करेंगे, कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बनाने में। ओके, जब भी हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, राइट, तो इसके लिए हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए। क्या है वो दो चीजें? सबसे पहला तो है आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट केमिकल कंपाउंड बना रहा है, उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है उस एलिमेंट की वैलेंसी। उस एलिमेंट की वैलेंसी भी आपको पता होनी चाहिए किसी का भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है, अब राइट करना है क्या, केमिकल फॉर्मूले। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। क्या रिप्रेजेंट करता है केमिकल फॉर्मूला? वो बताता है किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन। कैसे बताता है? फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, राइट। हम सबको पता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है composition, symbolic representation of its composition, right? अगर मैं सिर्फ H2O लिख रही हूं तो आप ये बता पाएंगे कि अच्छा इसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। थर्ड, आप क्या कहेंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है वाटर के अंदर और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, राइट, मैंने H2O लिखा, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। तो हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या मिलाकर वो बनाया गया है, राइट। जिस तरीके से क्या होता है, कई लोगों के टेस्ट बर्ड बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं
तो वो ज़रूर बताते हैं, अच्छा लगता है इसके अंदर हींग भी डाली है, ज़ीरा भी डाला है, राइट। तो वैसे ही एक केमिकल कंपाउंड जब हमने बनाया, किससे बनाया, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बनाया, तो केमिकल फॉर्मूला हमें हेल्प करता है ये बताने में कि इस कंपाउंड की कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या एलिमेंट तुमने डाला और कितना कितना डाला कि ये कंपाउंड बनके तुम्हारे पास आ गया, राइट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड क्या है, केमिकल फॉर्मूला बताता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। देखिए, जब मैंने आपको बोला जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे दो चीजें वहां इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्या है उस एलिमेंट का सिंबल, राइट। सेकंड आती है क्या, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की, कंबाइन होने की क्या पावर है वो बताता है वैलेंसी। कैसे, देखो ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम वापस से वाटर पे आते हैं, H2O पे, ओके। तो इसका फॉर्मूला देख के हमें क्या पता चलेगा कि जो ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, इसकी कंबाइनिंग पावर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वैलेंसी, वो कितनी रही होगी। सोचिए जरा, ये ऑक्सीजन कितने एटम से कंबाइन कर पा रहा है। इस एक एटम, एक ऑक्सीजन के एटम को जरूरत पड़ी 2 हाइड्रोजन की, राइट। एक ऑक्सीजन के एटम को जरूरत पड़ रही है 2 हाइड्रोजन एटम्स की, मतलब इसकी जो कंबाइनिंग पावर है, वैलेंसी है, वो है 2, राइट। वहीं अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ हमें 2 लगाने पड़े। क्यों 2 लगाने पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 थी, उसकी कंबाइनिंग पावर, कैपेसिटी है कि 2 के साथ कंबाइन करूंगा मैं, ओके। पर वहीं हाइड्रोजन की है 1, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन के साथ हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो वैलेंसी है हमारी कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की। और ये वैलेंसी आती कहां से है, द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज इट्स हैंड्स और आर्म ऑफ दैट एटम। इसका क्या मतलब कि वैलेंसी को आप समझ सकते हो कि उस एटम के हाथ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के 8 हैंड्स हैं, राइट। अब वो कितनी चीजों को एक साथ पकड़ सकता है, सपोज मछलियों को, कितनी मछलियों को पकड़ पाएगा, 8 मछलियों को, राइट। वहीं अगर सपोज ऐसा कोई एनिमल है नहीं, पर कोई हो जिसके 4 हैंड्स हैं, तो वो 4 हैंड, 4 हाथों से कितनों को पकड़ पाएगा, 4 को पकड़ पाएगा, राइट। सेम वे में जो वैलेंसी हमारी है वो क्या है, वो भी एक तरीके से हैंड्स हैं हमारे एलिमेंट्स के, ठीक है। जब एलिमेंट्स को साथ में कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ने पड़ेंगे, राइट। तो ये हैंड्स है क्या, ये है हमारी वैलेंसी, जो असल में काम करती है एक तरीके से एज हैंड्स ऑफ
एलिमेंट्स, कंबाइन करने में हेल्प करती है विद अदर एलिमेंट्स। अब देखते हैं वैलेंसी हम निकालेंगे कैसे, आएगी कैसे हमारे पास। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन with the atom of another element to form a chemical compound. वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की हमें ये बताएगी कि वो किस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, क्या बनाने के लिए, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। तो देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम। वैलेंसी पता करने के लिए हमें जाना पड़ता है अपने एटम की, जो एलिमेंट है ना उसके एटम की वैलेंस शेल के पास, वैलेंस शेल के पास। अब ये वैलेंस शेल कौन सी होती है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डाले जाते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 में इसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे। अभी समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। देखो जब भी कोई एटम है, सपोज सोडियम है हमारे पास, ओके, तो सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इस सोडियम के पास होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस फॉर्म में 2 8 1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, देखो एटम में जैसे मैंने बताया एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और उसके इर्द गिर्द ऐसे ना शेल्स होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर वाले में कितने होंगे, 2, देन 8, और उसके बाद 1। अब सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, मतलब आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाहर, सबसे बाहर कौन सी शेल प्रेजेंट है, ये राइट, ये लास्ट है शेल आपके सोडियम एटम की। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ये आउटर मोस्ट शेल है इसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल। और ये वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां से हमें पता चलती है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हमें बताता है एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे सोडियम की जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सोडियम के केस में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। सोडियम कितनों से कंबाइन करेगा, 1 एटम से, 1 वैलेंसी है इसकी, ठीक है। अब देखो ये 1 वैलेंसी, अब एक और चीज आती है क्या, कि आउटर मोस्ट में अगर जो हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्टेबल कहलाता है, स्टेबल बन जाता है, ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे हम,
कि यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम है जैसे कि, ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। हमने देखा था एटम से कैटायन या एनायन बनते हैं फ्रॉम दी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर देखो बाहर निकाल दे तो ये 2 8 स्टेबल बन जाएगा। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, या फिर दूसरा रास्ता भी है, वो क्या है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स और ले आओ, तब भी तो 8 बन जाएगा। 1 + 7 8, राइट। 2 मेथड है। अब आसान क्या है, एक एक करके 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना या फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। बताइए कौन सा ऑप्शन दोनों में से अच्छा है, ज्यादा सूटेबल है, कम एनर्जी कम मेहनत में काम पूरा हो सकता है। क्या है वो, कि इस एक को बाहर निकाल फेंको, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और Na पॉजिटिव कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स क्या शो करते हैं हमें, डिफरेंट वैलेंसी, जो कि बताती है उनकी कंबाइनिंग पावर टू कनेक्ट विद अदर एलिमेंट्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम Na पॉजिटिव आयन बनाता है, पोटेशियम, स्टेबल आयंस हैं ये, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होने के बाद स्टेबल आयंस बनते हैं। पोटेशियम के पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, देन कॉपर। देखो अब जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है ये 2 आयंस बनाता है, Cu+1 और दूसरा Cu+2। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में 1 और 2 लिख देंगे। कॉपर 1 अगर बनेगा सो कॉपर +1 चार्ज, और अगर कॉपर 2 बनेगा तो कैसे लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। देन आयरन पे आते हैं। आयरन भी आयरन 2 बनाता है, Fe2 पॉजिटिव, और साथ ही में आयरन 3 भी बनाता है, Fe3 पॉजिटिव। ये कुछ आयंस हो गए। देन ये तो कैटायन थे, अब कुछ एनायन देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का बनता है ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का बनता है नाइट्राइड N3 नेगेटिव। और ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए। सल्फर का सल्फाइड S2 नेगेटिव। ओके, कुछ पॉलीएटॉमिक देखते हैं। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्राइड भी याद रखेंगे, हाइड्राइड H नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। ये सभी कैसे आ रहे हैं अब, पॉली एटॉमिक आयंस, राइट। देन
सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड सल्फेट हाइड्रोक्स अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के। ओके, आप देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। जब भी हम केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे तो कौन से वो रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। जो वैलेंसी है, हमने बात करी वैलेंसी, और दूसरा चार्ज, जो भी दोनों के ऊपर चार्ज है वो हमेशा हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो कंपाउंड बने उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ओके, when a compound consists of a metal and non-metal, the name or symbol of metal is written first. सबसे पहले मेटल का नेम और सिंबल आएगा, उसके बाद नॉन मेटल का। जब भी एक आपने कंपाउंड बनाया, ओके, किस से मिलाकर आपने कंपाउंड को बनाया है? एक मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, मेटल नॉन मेटल को कंबाइन करके। तो हमेशा क्या ध्यान देना है आपको कि हमेशा हम मेटल जो है उसका नेम, उसका नाम और उसी का सिंबल पहले लिखेंगे केमिकल फॉर्मूले में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड किससे बना है? सोडियम क्लोराइड सोडियम से, जो कि एक मेटल है, राइट, Na, और क्लोराइड क्लोरीन से, जो कि एक नॉन मेटल है, Cl, राइट। सोडियम आयन हमें पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्लोराइड का जो बनता है Cl नेगेटिव। अब देखो, जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो हमें इनके चार्ज को बैलेंस करना है, राइट। तो बैलेंस कैसे कर दिया हमने? इसका +1 है, इसका -1 है, तो बैलेंस हो जाएगा अपने आप, 0 हो गया टोटल। NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, NaCl ही क्यों? Cl Na क्यों नहीं, है ना? Cl Na क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला लिखने का रूल है वो ये कहता है कि आप हमेशा मेटल का पहले लिखेंगे सिंबल और उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल का। इसीलिए NaCl जो है वो सही है, करेक्ट है, पर ClNa रॉन्ग है। In compound form with polyatomic ion, the ion is enclosed in the bracket before writing the number to indicate the ratio. जब भी कोई कंपाउंड ऐसा होगा जिसके अंदर एक पॉलीएटॉमिक आयन होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे? उस पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required, right? For example, sodium phosphate, ठीक है, सोडियम हमें पता है +1 में होता है, राइट, Na पॉजिटिव बनाता है, और वहीं पॉलीएटॉमिक आयन PO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। Na3PO4, राइट। अब यहाँ क्या है?
नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1। ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है Na3PO4 में क्या है, सोडियम फॉस्फेट में जो फॉस्फेट है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, राइट। अब ये यहाँ पे इसका जो नंबर है वो 1 है, सिर्फ एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएं, हम इसे एज इट इज लिख सकते हैं Na3PO4, ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इस पॉलीएटॉमिक आयन के नंबर मल्टीपल होते, 2 पॉलीएटॉमिक आयन, 3 या 4, तब हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का सिंबल लिखो, हाइड्रोक्साइड का भी लिखो। अब कैल्शियम जो है इस पे +2 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1, राइट। ये +2 में स्टेबल है और इस पे -1 चार्ज है, तो अब इन चार्जेस को क्रॉस कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, है ना, क्योंकि कैल्शियम +2 है, हाइड्रोक्साइड -1, तो हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिक्वायर्ड होंगे इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर जो पॉलीएटॉमिक आयन यूज हुआ हाइड्रोक्साइड आयन, उसके नंबर है 2, 2 पॉलीएटॉमिक आयंस यूज किए गए, इसीलिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखिए, द सिंपलेस्ट कंपाउंड which are made up of 2 different elements are called binary compounds. Binary compounds का मतलब वो सभी कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से बने हैं। बाइनरी कंपाउंड किनसे कहते हैं हम, वो सभी कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनाए जाते हैं। बाइनरी का मतलब हो गया 2 और कंपाउंड मतलब कंपाउंड, तो वो कंपाउंड किससे बना, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलने से आपने बनाया है, तो उसका नाम पड़ गया बाइनरी कंपाउंड। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले हाइड्रोजन का H लिखिए, क्लोराइड का सिंबल Cl। अब इन दोनों की वैलेंसी लिखिए, हाइड्रोजन की क्या होती है +1 और क्लोराइड की -1, इन्हें क्रॉस ओवर कर दीजिए। क्रॉस ओवर क्यों करना है, बैलेंस करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करना है। तो क्या बन जाएगा HCl, राइट, जिसमें हाइड्रोजन पे +1 था और क्लोराइड पे -1 था, तो दोनों ही बैलेंस हो गए। देन हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ देखो H है और S है, जो हाइड्रोजन है ये तो +1 है और सल्फाइड है -2, तो अब इसे क्रॉस करेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो H हो जाएगा 2 और साथ में सल्फर का S, तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वो चीज वैलिड हो रही है, हमने वैलेंसी को कहा कि वैलेंसी है आर्म्स हैंड्स ऑफ द एलिमेंट। अब सल्फर की वैलेंसी 2 थी तो उसके पास 2 हैंड्स हैं, तो उस 2 हैंड्स में देखो हाइड्रोजन की तो 1 है, तो वो तो सिर्फ 1 हैंड ही पकड़ पाएगा सल्फर का, पर वही सल्फाइड की 2 वैलेंसी की वजह से कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे उसे, 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड,
कार्बन और Cl, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और क्लोराइड की 1। अब इसे क्रॉस ओवर कर दो, CCl4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम वैलेंसी होती है 2 और क्लोराइड की 1, MgCl, 2 फॉर्मूला आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम +3 ऑक्साइड -2, बैलेंस करने के लिए क्रॉस ओवर करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा Al2O3, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O, कैल्शियम +2 ऑक्साइड -2, क्रॉस ओवर करेंगे CaO। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड -1, क्रॉस ओवर करके फॉर्मूला आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट के अंदर डालना जरूरी है क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। अगर यहाँ पे इसका नंबर 1 होता, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है एक Na और साथ में एक OH, NaOH उसका फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्साइड जो कि पॉली एटॉमिक आयन है वो सिर्फ 1 है, इसीलिए वहां पे ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। पर यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक आयन है वो है 2 इन नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पे क्या होता है +1 और सल्फेट -2। अब क्रॉस ओवर करके NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो अमोनियम आयन है वो एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसीलिए उसे हमने डाला है ब्रैकेट के अंदर, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सभी कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं इनका मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से PDF फॉर्म में आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।